Dear students, Assalamu alaikum. This is Mushtaq Ahmed, your political science teacher. Dear students, आज हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि कल हमने हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ा और मैंने आपको कहा कि हिंदुस्तान में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं और इन 25 हाई कोर्ट्स में 7 हाई कोर्ट जो है वो कॉमन है, कुछ स्टेट्स के दरमियान, कुछ यूनियन टेरिटरीज के दरमियान। इसके बाद हमने हाई कोर्ट्स का कंपोजिशन पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनको कौन अपॉइंट करता है। इसके बाद हमने डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, हमने ये भी पढ़ा कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी टर्म क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो जजेस होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हो, जजेस की कोई फिक्स टर्म नहीं होती है, बट जो जजेस होते हैं वो रिटायर होते हैं। अर्लियर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया जब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, तब अगर आपको माय डियर स्टूडेंट्स याद होगा, मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, he retires at the age of 65 years। साथ में कंपेयर करूंगा सुप्रीम कोर्ट के साथ ताकि आपको जो लास्ट वाला लेक्चर है वो भी याद आए। डियर स्टूडेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 65 years। 65 साल के एज में वो रिटायर होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का समथिंग डिफरेंट है, मैं आपको बताते चलूंगा। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं they retire at the age of 62 years। वो रिटायर होते हैं at the age of 62 years। So my dear students, यहां पे आप याद रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो रिटायर होते हैं at the age of 65 years और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 62 years। यहां पे मैं आपको एक और बात बताते चलो, आपके साथ एक और बात शेयर करूंगा। जो डियर स्टूडेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं आफ्टर देयर रिटायरमेंट, इनके रिटायरमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो फिर दोबारा किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट वो फिर रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं 62 years के बाद। जब वो रिटायर होते हैं अपने पोस्ट से, हाई कोर्ट के जजेस वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एडवोकेट वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में। लेकिन यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, वो इस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जिस कोर्ट में उन्होंने एज ए जज काम किया हो। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 65 years, आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वो दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बट जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इन कोर्ट्स में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनमें उन्होंने एज ए जज काम नहीं किया हो। या इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद सिर्फ वो इन कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां पे उन्होंने एज ए जज काम किया हो, बाकी वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हम देखेंगे व्हाट इज द रिमूवल, हाउ वी कैन रिमूव द जज ऑफ द हाई कोर्ट। जज ऑफ हाई कोर्ट अगर होगा तो इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा तो तब मैंने आपको कहा कि रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज को रिमूव करना हो तो इसके लिए क्या प्रोसेस है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिमूव करने के लिए सेम प्रोसेस होती है हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। और मैंने आपको कहा सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकता है।
सेम इसी तरह से जो हाई कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट यहां पे आप याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जज जो है वो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह डिस्चार्ज नहीं करता है, नंबर एक। नंबर दो, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी जज ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया हो, ऐसे काम या ऐसे कोई डिसीजन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जो कानून के खिलाफ हो, या किसी जज ने वायलेशन ऑफ लॉ किया हो, लॉ को वायलेट किया हो। नंबर तीन, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कोई जज मेंटली अनसाउंड है, इसका दिमागी तवाजुन जो है वो ठीक नहीं है, तो इन सूरतों में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है, लेकिन इसके रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस चलानी पड़ती है, एक इंपीचमेंट प्रोसेस चलानी पड़ती है, एक इंपीचमेंट मोशन चलानी पड़ती है। जैसे आपने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का, जब हमने पढ़ा तो तब मैंने कहा, फिर मैं दोहराऊंगा, तो इस इंपीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे चलाई जाती है। ये इंपीचमेंट प्रोसेस आप पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके बाद ये दोनों हाउसेज में पास होनी चाहिए इंपीचमेंट प्रोसेस विद द 2/3 मेजॉरिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट्स के जज को रिमूव कर सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई जज जो है अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से अंजाम नहीं देता है, कोई जज ने, किसी जज ने लॉ को वायलेट किया है, कानून को वायलेट किया है, या कोई जज मेंटली अनसाउंड है, तो प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक इंपीचमेंट मोशन डालनी पड़ती है। ये इंपीचमेंट मोशन किसी भी हाउस में आप डाल सकते हैं, लेकिन ये फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होनी चाहिए विद द 2/3 मेजॉरिटी, तब जाके हम किसी जज को रिमूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक नए पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, और इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, इनकी सैलरी कितनी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि जो पहले मैं चीफ जस्टिस का बताऊं, जो चीफ जस्टिस होता है, जो चीफ जस्टिस होता है, जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, डियर स्टूडेंट्स, इसकी सैलरी होती है 2.50 लाख, 2.50 लाख। आप यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, इसकी सैलरी होती है 2.50 लाख, यानी 2,50,000 एक हैंडसम सैलरी होती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। प्लस इसके अलावा जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, एक तो इसको 2.50 लाख सैलरी होती है, दूसरा इसको फ्री रेंटेड अकोमोडेशन होती है, फ्री रेंटेड अकोमोडेशन, गवर्नमेंट की फ्री अकोमोडेशन होती है एक चीफ जस्टिस को, प्लस इसके पास अदर अलाउंसेस भी होते हैं, अदर अलाउंसेस। सो आप देख रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, इसकी एक हैंडसम सैलरी है, दैट इज 2.50 लाख रुपीस। इसके बाद फ्री रेंटेड अकोमोडेशन, इसके बाद और अदर अलाउंसेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कंपेयर करूंगा सुप्रीम कोर्ट के साथ। जो सुप्रीम कोर्ट का, डियर स्टूडेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी होती है 2.80 लाख, 2.80 लाख यानी 2080 लाख, एक हैंडसम सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, इसकी सैलरी है 2.80 लाख। लेकिन जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, इसकी सैलरी होती है 2.50 लाख। प्लस ये जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, इसको भी फ्री रेंटेड अकोमोडेशन होती है, और प्लस इसको भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं। ये होता है चीफ जस्टिस की सैलरी। इसके बाद जब हम, माय डियर स्टूडेंट, जब हम जजेस की बात करते हैं, जब हम जजेस की बात करते हैं, पहले मैं हाई कोर्ट का बताऊंगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी भी एक हैंडसम सैलरी होती है, और इनकी सैलरी होती है, जो जजेस, यहां पे मैं लिखूंगा जजेस ऑफ हाई कोर्ट की जो सैलरी है वो है 2.25 लाख, 2.25 लाख यानी 2025 लाख मंथली सैलरी होती है जो हाई कोर्ट ऑफ जजेस होती है। प्लस इनको भी फ्री रेंटेड अकोमोडेशन होती है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रेंटेड अकोमोडेशन होती है,
प्लस इनके दरमियान इनको क्या मिलता है, अदर अलाउंसेस मिलता है। ये होता है ये होते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ देखेंगे, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जजेस के अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं इनकी सैलरी की तरफ, इनको मंथली सैलरी मिलती है 2.50 लाख, यानी 2,50,000 मंथली पर मंथ इनकी सैलरी होती है। और इसके अलावा इनको भी फ्री रेंटेड अकोमोडेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और प्लस अदर अलाउंसेस होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आई सैलरी की बात। तो एक बार मैं फिर कहूंगा, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो जजेस होते हैं, जजेस को 2.25 लाख जो होते हैं मंथली सैलरी होती है, प्लस फ्री रेंटेड अकोमोडेशन प्लस अदर अलाउंसेस। जो हाई कोर्ट का चीफ जज होता है, इसके पास कितनी, इसको मंथली कितनी सैलरी मिलती है, 2.50 लाख प्लस फ्री रेंटेड अकोमोडेशन प्लस अदर अलाउंसेस। और आपको ये भी बताते चलूं कि जो जजेस की सैलरी होती है वो निकाली जाती है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट होता है। हर एक स्टेट में एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, और मुल्क में भी कंसोलिडेटेड जो इमरजेंसीज में काम आता है। लेकिन जो जजेस होते हैं इनकी सैलरी और हाई जो चीफ जज हो इनकी सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही निकलती है। और इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द पावर्स एंड व्हाट आर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास वास्ट पावर्स है, इसी तरह से जो इंडियन हाई कोर्ट्स है, इन हाई कोर्ट्स में भी वास्ट पावर्स है। और इनकी जो पावर्स है, वास्ट पावर्स है, और कुछ पावर्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जो इसके मेन पावर्स है, हाई कोर्ट के मेन पावर्स, इसमें आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एप्लीट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू, ये इसके मेन पावर्स है। इसके अलावा भी कुछ पावर्स है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम इतने पावर जो है वो डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हाई कोर्ट का पहला पावर है, जो हाई कोर्ट का पहली ज्यूरिसडिक्शन है, पहले जो इसके इख्तियारात में आते, वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, यह हमने अर्लियर सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में बहुत फर्क है, डिफरेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो केसेस डायरेक्टली हम सबमिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, या जो केसेस हम डायरेक्टली सबमिट करते हैं हाई कोर्ट्स में, या जो केसेस हम हाई कोर्ट्स में डायरेक्टली बाकी कोर्ट्स में डायरेक्टली सबमिट नहीं कर सकते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले इंस्टेंस में। या इन अदर वर्ड्स में ऐसे भी कहूंगा, जिन केसेस की पहली सुनवाई हाई कोर्ट में होती है, इस ज्यूरिसडिक्शन को कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में वो केसेस आते हैं जो हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जो हम किसी और कोर्ट में फिल नहीं कर सकते, दायर नहीं कर सकते, सबमिट नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट, इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में वो टाइप्स ऑफ केसेस जो है वो हम अपने हाई कोर्ट में जो है दायर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर स्टेट रेवेन्यू का कोई केस है, अगर स्टेट रेवेन्यू का कोई केस है, तो इसको भी हम जो है सबमिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में। इसी तरह से अगर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के रिलेटेड कोर्ट केस है, वो भी हम डायरेक्टली वो जो है इस अपने हाई कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैरिज के रिलेटेड कोई केस है, इसको भी हम डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर डाइवोर्स के रिलेटेड कोई केस होगा, तलाक के रिलेटेड कोई केस है, इसको भी हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के रिलेटेड कोई केस होगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मींस कि कोई लॉ को डिसएग्री करता है, कोई लॉ को नहीं मानता, इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहते हैं। इसके रिलेटेड कोई केस होगा, इसको डायरेक्टली हम सबमिट कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। इसके अलावा हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड कोई केस होगा, हमारे बुनियादी हुकूक के रिलेटेड कोई केस होगा, ऐसे केसेस को भी हम डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यह हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। इसके रिलेटेड अगर इलेक्शंस के रिलेटेड कोई पिटीशंस हो, इलेक्शंस के रिलेटेड, चुनाव के रिलेटेड कोई केस हो, ऐसे केसेस भी हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। चाहे वो एमपी के इलेक्शन के रिलेटेड कोई केस हो, एमएलए के रिलेटेड कोई एमएलए के इलेक्शन के रिलेटेड कोई केस हो, या अदर लोकल बॉडीज इलेक्शन के रिलेटेड कोई केस होगा,
ऐसे केसेस को हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और डायरेक्टली जो केसेस हम हाई कोर्ट में दायर करते हैं या जो केसेस हम बाकी कोर्ट्स में दायर नहीं कर सकते हैं, इस ज्यूरिसडिक्शन को कहते हैं ऑरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और हाई कोर्ट के पास ये पावर्स है, अगर हमने ऐसे किस्म के केसेस हाई कोर्ट में दायर किए तो हाई कोर्ट इन केसेस के खिलाफ अपना डिसीजन, अपना जजमेंट देता है। और ये जो पावर है हाई कोर्ट के पास कि इन केसेस को सुनना, फिर इन केसेस पे अपना डिसीजन देना, इस पावर को हम कहते हैं ऑरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद जो हाई कोर्ट है, इसकी दूसरी ज्यूरिसडिक्शन है, इसका दूसरा पावर ये है जिसको हम कहते हैं एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या है? एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है इसके पास एक पावर है, इसके पास ये ज्यूरिसडिक्शन है, इसके पास ये इख्तियार है, वो अपीलें सुनता है अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स होते हैं, तो हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है, वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजंस के खिलाफ या अदर लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस के खिलाफ जो है अपीलें सुनता है और अपीलें सुनकर अपना नया फैसला देता है। और ये जो हाई कोर्ट अपीलें सुनता है अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ district courts and the high district courts and the other lower courts, and this type of jurisdiction, this type of power is called the appellate jurisdiction। और usually दो किस्म के केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केस हो सकता है या सिविल केसेस होते हैं। ऐसे सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस की अपीलें सुनता है हाई कोर्ट और फिर अपना डिसीजन देता है। मैंने ऑलरेडी कहा है सिविल केसेस में हमारे आते हैं हाउस के रिलेटेड कोई केस होता है, लैंड के रिलेटेड कोई केस होता है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जायदाद के रिलेटेड कोई केस होता है, इनको वो सिविल केसेस में आते हैं। इसके बाद क्रिमिनल केसेस, कोई मर्डर का केस होता है, कोई रेप का केस होता है, कोई फाइट या लड़ाई का केस होता है, ऐसे केसेस जो है वो क्रिमिनल केसेस में आते हैं। और मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये कहा कि अगर कोई क्लाइंट लोअर कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, कोई केस लड़ता है वहां पे और वो इसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो इस डिसीजन के खिलाफ अपील करता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इस अपील को सुनता है और फिर अपना डिसीजन देता है। ये जो हाई कोर्ट इस अपील को सुनता है, इसी पावर को, इसी ज्यूरिसडिक्शन को हम कहते हैं एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन। दिस इज द सेकंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द थर्ड हाई कोर्ट, एंड द थर्ड jurisdiction of the high court is that advisory jurisdiction। इसके पास एक और पावर ये, हाई कोर्ट्स के पास एक और पावर ये है, हाई कोर्ट्स के पास एक और jurisdiction ये, इनके पास जिसको हम कहते हैं advisory jurisdiction। ये advisory jurisdiction क्या होते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स? ये जो हाई कोर्ट होता है इसके पास पावर है, इसके पास ताकत है, इसके पास ये इख्तियार है, वो एडवाइस कर सकता है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है इसको वो एडवाइस कर सकता है, वो लेजिस्लेचर को एडवाइस कर सकता है, या स्टेट की किसी अथॉरिटी को एडवाइस कर सकता है ऑन द लीगल मैटर्स। लीगल मीन्स जो रिलेटेड होते हैं, कानून के रिलेटेड होते हैं, जो लॉ के रिलेटेड मामलात होते हैं। इन मामलात में जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट गवर्नर को भी एडवाइस कर सकता है, जिसको हम लीगल एडवाइस कहते हैं, लेजिस्लेचर को भी स्टेट लेजिस्लेचर को भी एडवाइस कर सकता है, या किसी भी स्टेट अथॉरिटी को एडवाइस कर सकता है। ऐसी ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट के पास ताकत है एडवाइस करने का, लीगल एडवाइस करने का, इस पावर को, इस ज्यूरिसडिक्शन को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। दिस इज द अनदर पावर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। इसके बाद जो अनदर है हाई कोर्ट के पास जो चौथा पावर है, चौथी ज्यूरिसडिक्शन है, दैट इज द रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप कंसंट्रेट करेंगे। जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट जो इसके अंडर बाकी कोर्ट्स होते हैं, जो भी स्टेट के बाकी कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट में जो भी एक स्टेट के हाई कोर्ट के बगैर जो भी स्टेट में बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वो अंडर द गाइडेंस ऑफ हाई कोर्ट काम करते हैं। इनको हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है। और जब भी कोई डिसीजन आता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए डिसीजन या चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट से आए, तो हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजंस को रिवाइज करता है, इनका जायजा लेता है। और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि किसी जगह पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट ने कोई मिस्टेक की हो,
कोई गलती की हो, कोई मिस्टेक की हो, कोई ब्लंडर की हो, कोई गलती की हो या कोई गलत जजमेंट दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के पास एक पावर है। इस हाई कोर्ट के पास एक पावर है, ये ऐसे डिसीजंस को देखता है, ऐसे डिसीजंस को रिवाइज करता है, और अगर इसको हाई कोर्ट को लगता है कि वाकई तौर पर कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलत जजमेंट आया है लोअर कोर्ट या सब ऑर्डिनेट से, तो ऐसे में क्या करता है जो हाई कोर्ट होता है, वो इस डिसीजन को रिवाइज करता है, वो इस डिसीजन को नल एंड वाइड करार देता है और फिर एक नया डिसीजन देता है इसके खिलाफ। और ऐसे जो पावर है, ये जो पावर है रिवाइज करने का पावर, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजन है इनको देखना और अगर वो गलत होंगे तो फिर इनको ठीक करना, ये जो पावर है हाई कोर्ट के पास, इसको हम कहते हैं रिवाइजरी जुरिसडिक्शन। शॉर्ट में फिर एक बार कहूंगा, हाई कोर्ट जो होता है, जब अगर वो हाई कोर्ट जो होता है वो लोअर या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजंस को रिवाइज करता है, इनको देखता है, और अगर हाई कोर्ट को लगता है कोई डिसीजन गलत हुआ है, कोई डिसीजन इसमें कोई गलती है, इसमें कोई मिस्टेक है, तो ये हाई कोर्ट क्या करता है, ये हाई कोर्ट इस डिसीजन को नल एंड वाइड करार देता है, ये मिस्टेक्स को ठीक करता है, गलत जजमेंट को ठीक करता है, और ये जो इसके पास पावर है इसको कहते हैं रिवाइजरी जुरिसडिक्शन। इसके पास एक और पावर है हाई कोर्ट के पास, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। ये पावर आपने देखा, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर था, तो तब भी हमने पढ़ा, इस वक्त फिर मैं रिपीट करूंगा। जो जुडिशियल रिव्यू होता है, ये एक स्पेशल पावर होता है हाई कोर्ट के पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है या स्टेट की कोई अथॉरिटी कोई कानून बनाती है और हाई कोर्ट को लगता है, हमारे हाई कोर्ट को लगता है ये जो कानून है, ये जो लॉ है, इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये मुल्क के संविधान के खिलाफ है, ये मुल्क के कानून के खिलाफ है, या ये मुल्क के सिस्टम के खिलाफ है। तो हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट इस लॉ को अल्ट्रा वायरस करार देता है, हाई कोर्ट इस लॉ को नल एंड वाइड करार देता है, हाई कोर्ट इस लॉ को वहीं पे खत्म करता है। और हाई कोर्ट जो है, ये जो पावर हाई कोर्ट के पास है, अगर वो देखते हैं कोई कानून बनाया लेजिस्लेचर ने और ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो हाई कोर्ट के पास वो पावर है, हाई कोर्ट के पास वो इख्तियार है, वो ऐसे कानून को नल एंड वाइड करार देता है, ऐसे कानून को कालादम करार देता है। और ये जो पावर है, ये जो स्पेशल पावर है, किसी कानून को नल एंड वाइड करार देना या किसी कानून को फिर हटाना वहां से, क्योंकि अगर इनको लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये रिवाइज करते हैं, इनको लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इस कानून को हाई कोर्ट जो है इसको कालादम करार देती है। और ये जो पावर है हाई कोर्ट के पास, इसके हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, और भी पावर्स है हाई कोर्ट के पास, जिसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है, जिसमें सुपरवाइजरी पावर्स होता है। मैंने अभी आपको कहा, जो भी स्टेट के बाकी कोर्ट्स होते हैं वो अंडर द हाई कोर्ट काम करते हैं और हर हाई कोर्ट इनको सुपरवाइज करता है, लेकिन जो स्टेट में अगर कोई मिलिट्री कोर्ट्स होंगे या मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स होंगे, वो इसके इख्तियार में नहीं आते। अदरवाइज जो भी अदर कोर्ट्स होते हैं स्टेट में, वो सारे हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं, वो हाई कोर्ट इनको सुपरवाइज करती है। और ये जो पावर होता है हाई कोर्ट के पास, इसको कहते हैं सुपरवाइजरी पावर्स। और बाकी पावर्स भी है हाई कोर्ट के पास। डियर स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और तब तक आपसे इजाजत ले लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।